क्रिप्टो करेंसी पर आज इस पॉइंट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडिया में क्रिप्टो बिल पर आ रहे एक बड़े अपडेट की, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो बिल ही इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर जो वो डिसाइड करेगा। क्रिप्टो पर इस वक्त गवर्नमेंट क्या नया प्लान कर रही है, क्या जो टैक्स है वो नए बिल में कुछ कम हो सकता है या फिर उतना ही रहेगा, इस पर ही बात करेंगे। साथ ही आईएमएफ ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे सभी कंट्रीज क्रिप्टो को रेगुलेट कर सकते हैं, एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जा सकता है। एंड जिन देशों में क्रिप्टो बिल की बात हो रही है, क्रिप्टो बिल जो कंट्रीज लेकर आने वाले हैं, उन बिल्स में क्या क्या होना चाहिए। अगर आईएमएफ की इस रिपोर्ट को देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमएफ की इस रिपोर्ट में आपके लिए क्या है ये जान रहे हैं। आखिर में जो आपके सवाल हैं, जो क्वेश्चंस आपने पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछे थे, उनको लेंगे, उनका जवाब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंडिया में क्रिप्टो बिल पर आ रहे बड़े अपडेट के बारे में। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर कंसल्टेशन पेपर्स रेडी कर लिए हैं। जून में आई रिमेंबर खबर आई थी कि गवर्नमेंट इन पेपर्स को प्रिपेयर कर रही है, बट एज पर इंडस्ट्री सोर्सेज गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन पेपर्स जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिए। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो कंसल्टेशन पेपर्स है क्रिप्टो पर, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका इंपैक्ट इंडिया में आने वाले क्रिप्टो बिल पर पड़ सकता है। मतलब जो भी कुछ इन पेपर्स में आप मान के चलिए गवर्नमेंट लेकर आएगी, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि इन कंसल्टेशन पेपर्स में गवर्नमेंट क्रिप्टो स्टेक होल्डर से मिले इनपुट को इंक्लूड कर रही है। साथ ही जो इस वक्त क्रिप्टो को लेकर ग्लोबल सेंटिमेंट है, उनको भी ध्यान में रखा गया है। एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो इनपुट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। सो क्रिप्टो पर गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन दो टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की इनपुट जो है वो गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड कर रही है, मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक उनका ये मानना रहा है कि आपको क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की जरूरत नहीं है पूरी तरीके से, बल्कि कंट्रीज को अपने अपने हिसाब से इसे रेगुलेट करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज क्रिप्टो को बैन करके इसको मतलब रोक पाना नियर इम्पॉसिबल है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी जो है वो नई है, नई इंडस्ट्री है, इसका मिसयूज ना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई चैलेंज ना बन जाए, इसीलिए इसको अनरेगुलेटेड भी ना छोड़ा जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तरफ जो वो स्टेप्स ले रही है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इंडिया में क्रिप्टो बिल कब आ सकता है, काफी लोग सवाल करें। सो एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस साल के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक मान के चलिए क्रिप्टो बिल पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट, यानी कि अगले 3-4 महीनों में कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इन दिस रिगार्ड। हाँ, जो अभी क्रिप्टो को लेकर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जो ईडी की रेड हुई आप जानते हो, एंड कुछ स्कैम्स भी अभी रिसेंटली सामने आए, तो उनकी वजह से यहाँ पर कुछ डिले भी पॉसिबल है। वैसे जब क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर्स की खबर सबसे पहले आई थी जून में, तब ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि गवर्नमेंट जो नया क्रिप्टो बिल लेकर आएगी उसमें क्रिप्टो टैक्स को कुछ कम भी किया जा सकता है, बट ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिकॉज जैसे आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट हमने पिछले महीने एक्चुअली देखा, एंड फिर क्रिप्टो पर जो गवर्नमेंट का स्टैंड अभी तक रहा है, उससे टैक्स में कोई रिस्पाइट आप और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो अगले 3 महीने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए आई वुड से बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग भी क्या कहें, मतलब आई वुड से कि बड़े क्रूशल हो सकते हैं। नाउ बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की जो आ रहा है आईएमएफ की तरफ से। सो आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट जो वो पब्लिश की है, उस रिपोर्ट का नाम है रेगुलेटिंग क्रिप्टो। एंड इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने दुनिया के सभी देशों से क्रिप्टो पर एक ग्लोबल और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स देने की अपील की है। आईएमएफ का कहना है कि भाई इस वक्त के जितने भी रेगुलेशंस हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बड़े चैलेंजिंग है, नाकाफी है। बिकॉज क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी एक इवॉल्विंग फेज में है, लगातार जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पर बदल रही है, एंड नए नए एस्पेक्ट्स जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं। इसीलिए क्रिप्टो पर ग्लोबल रिस्पॉन्स, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नंबर 1 वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ताकि जब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो, एक देश से दूसरे देशों में क्रिप्टो भेजे जाएं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हो। नंबर 2 कंसिस्टेंट हो, ताकि जितना भी रिस्क है क्रिप्टो में, जो भी लीगल यूजेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। नंबर 3 कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ताकि ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रिप्टो के सभी एस्पेक्ट को कवर कर सके। सो आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में सभी देशों से अपील की है कि वो क्रिप्टो पर रेगुलेशंस लेकर आएं। एंड इस रिपोर्ट से ये भी लगता है कि हम जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से भी अपने यहाँ भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस हमेशा से गवर्नमेंट यही कहती रही है कि जो ग्लोबल फ्रेमवर्क होगा, हमारा जो बिल होगा इंडिया में, वो उससे सिंक करेगा। अब क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर्स और क्रिप्टो पर आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, जिनका जवाब दे रहे हैं बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा। सो काशिफ, एक क्वेश्चन जो कई यूजर्स ने पूछा है कि भाई अब तो सितंबर आ गया, 2022 खत्म होने वाला है, बट ये क्रिप्टो में बियर मार्केट कब खत्म होगी, कब तक कुछ अच्छा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्लीज एड्रेस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो नया इन्वेस्टर है उसको ये बोल के ये कहा जाता है कि बिटकॉइन जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है।
और क्रिप्टो जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बहुत बढ़िया हेज है। अगर आपका इन्फ्लेशन 8% है तो क्रिप्टो बहुत तेजी से ग्रो होता है। तो ये देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर ये किसी ने बोल के बताया है तो और आप ये सोच रहे हो कि मैंने परसों पैसे लगाए और अभी 6 महीने बाद कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वॉलेटाइल है, क्रिप्टो ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है वहां पे, यहाँ पे तो सिर्फ $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। अगर मैं ग्लोबली बताऊं, अकेला जो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये 2-2 ट्रिलियन की कंपनीज है। तो 2 ट्रिलियन की एक कंपनी के मुकाबले आपका क्रिप्टो इज ओनली 3 ट्रिलियन। तो इससे क्या साबित होता है कि अभी कम लोग हैं, मतलब पूरे दुनिया में 221 मिलियन लोग ही हैं क्रिप्टो में। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इंडस्ट्री नई है। अगर आपको यहाँ पे ये बोल के भेजा गया है, किसी ने एडवाइस किया है कि इसमें लगा दे और ऐसा हो जाएगा, मैं आपको बताऊं तो आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 4 साल की आउटलुक के साथ एंटर करना चाहिए। और कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी आपको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए जो आपको अगले 6 महीने में जरूरत पड़ सकती है। कई लोगों को फीस जमा करनी होती है, कई लोगों के घर में शादी होती है, कई लोगों के घर में इलाज चल रहा होता है, वो क्या करते हैं, स्पेयर कैश को क्रिप्टो में डाल देते हैं। ऐसी बहुत कहानियां हमने सुनी है। ऐसा गलती कभी मत करिए। क्रिप्टो के अंदर वो पैसा डालिए जो आपको खोने का दर्द ना हो, डर ना हो। क्योंकि कई बार यहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो जीरो भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत क्रिप्टो में लगा दिया तो यहाँ जीरो भी हो जाता है। बहुत रिस्की फील्ड है। इस रिस्क को पहचानिए। यहाँ पे अगर बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज भी है, उनसे ज्यादा लॉस की स्टोरीज है। लॉस की स्टोरीज को पढ़ना शुरू करें। यहाँ पे हमेशा मैं आपको सतर्कता के बरतिए। हमेशा आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आपको खोने का डर ना हो। आप अपने पोर्टफोलियो को बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। ये इंडस्ट्री अभी नहीं है, हाँ आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हो जाएगी, और लेकिन उसमें वक्त लगेगा। रातों रात कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है नए इन्वेस्टर से, और या जो ऑलरेडी है इसमें, कि उतना पैसा मत लगाइए जितना आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते ही नहीं है और सारा पैसा अपना इसके अंदर लगा देते हैं। काशिफ, कई यूजर्स की ये भी क्वेरी है कि कुछ टोकन्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया है एंड अब वो गिरते ही जा रहे हैं लगातार, कुछ आगे उनको होप भी नहीं है उनमें बढ़ने की दिख रही है। तो ऐसे में अगर कोई बिटकॉइन, ईथर जैसे स्टेब्लिश क्रिप्टोज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोज के अलावा दूसरे टोकन्स में इन्वेस्ट करने की सोचता है, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं। जब इंटरनेट आया था सबसे पहले, तो इंटरनेट के को एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना गया। अरे इंटरनेट इंटरनेट, अब तो हर चीज डॉट कॉम पे चलेगी। तो जिसको हम डॉट कॉम बूम भी कहते हैं। तो जिसके अंदर 450 आईपीओ जो थे इंटरनेट के पॉपुलर होने के 1-1.5-2 साल के अंदर 450 आईपीओ आ गए। 450 के 450 आईपीओ टू द मून चले गए, मतलब एकदम रॉकेट की तरह उनके प्राइसेस ऊपर, हर एक बंदा वाज टॉकिंग अबाउट इट। बट अगले 2 साल बाद उसपे सिर्फ 76 बचे, बाकी सिर्फ सारे वैनिश हो गए। उन 76 के अंदर से भी अगर हम देखें, 76 आईपीओ के अंदर से भी अगर हम देखें, आज की डेट में जो एक्चुअली में बहुत बड़ा नाम बना पाए तो वो सिर्फ 7-8 ही थे जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। जो ये ऐसी कंपनीज हैं, ये उस जमाने की जो कंपनीज हैं वो आज अपना नाम बना पाई और $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ये इकोनॉमी को बना पाई। तो इसका मतलब क्या, इससे क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी का एक दौर आता है उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट पैदा होता है, बहुत सारे कैपिटल आता है, टैलेंट आता है, वहां चीजें फास्ट तरीके से बन रही होती हैं। आपको लग रहा होता है हर चीज जो है वो सक्सेसफुल होगी, मैं जिस चीज के अंदर हाथ डालूंगा वो सोने की चिड़िया बन जाएगी, ऐसा व्यतीत होता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। तो लेकिन उसका फ्लिप साइड ये होता है कि 95% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाता है। ये दुनिया की सृष्टि इस तरीके की रचना है कि आपके सारे, आप स्टार्टअप्स में देख लो, आप वेब 2 में देख लो, आप नॉर्मल कंपनीज में देख लो, आप स्टॉक मार्केट में देख लो, सारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। कुछ ही चंद कंपनियां होती हैं जिसमें नेटवर्क इफेक्ट आ पाता है। तो शुरुआती दिन है, इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ आपके मार्केट के अंदर दिख रहे होते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि कोई शेयर है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे दिख तो रहा है, लेकिन उनकी जो प्रेमाइसिस है वहां ना तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उनके कारखाने के बाहर एक चौकीदार बैठा है, जब उस चौकीदार को बोलो कि यार ये अंदर कारखाना दिखा, तो अंदर बत्ती गुल है क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल ही नहीं जमा किया। ठीक है। और बाहर से तो आपको दिख रहा है कि फैक्ट्री है, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो एक
चौकीदार बैठा है और अंदर एक अकाउंटेंट बैठा है। अकाउंटेंट जो है वो इसलिए बैठा है कि यार कोई हिसाब किताब देना है, वरना काम कुछ नहीं हो रहा है। तो सिमिलरली इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ऐसा कई बार होता है कि दिख तो रहे हैं लेकिन उनका आप चेक कर सकते हो। जैसे गिट हब है, गिट हब पे जाके आप देख सकते हो कि कुछ कोडिंग पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ प्रोजेक्ट पे काम, उनके ट्विटर पे जाके देख सकते हो, उनके टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, उनके और डेप्थ में जाके आप चेक कर सकते हो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वहां से आपको अंदाजा लग जाता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, कोई मीडिया कवरेज भी नहीं हो रही, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा। वहां से आप आंकलन लगा सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एनर्जी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं शुरू में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे की कॉपी हैं। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी होता है कि जो इसमें लीडर है, जो लीड कर रहा है, जिसके ऊपर ट्रैक्शन है, जो सेफ है, जो बहुत कुछ सालों से एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर लिंडी इफेक्ट है। लिंडी इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर एबीपी 15 साल से ये न्यूज चैनल चल रहा है तो एक आकलन लगाया जा सकता है कि हाँ ये अगले 15 साल और चलेगा, क्योंकि इसके पीछे नेटवर्क इफेक्ट है, इसके ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क है, एबीपी के पास नाम है, एंकर है, टीम है, इनकी इनकी पीआर अच्छी है। तो हाँ, लेकिन अगर कोई नया न्यूज चैनल आए और वो बोले मैं हूं कल का एबीपी, आप विश्वास करोगे? आप नहीं करोगे। सिमिलरली आपको ये देखना है कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसने लीड किया था और जिसके ऊपर नेटवर्क इफेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके से चीजों को देखना। थैंक्स काशिफ फॉर दिस। अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि आईसीओ लेवल्स पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना कैसा है? सो आईसीओ क्या है, आप ये भी बता दें। इस लेवल पर नए कॉइन में इन्वेस्ट करना कैसा है, ये भी बता दें। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का मतलब होता है जैसे आईपीओज होते हैं, तो कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है और इस अमेजिंग सोल्यूशन को चलाने के लिए मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, टीम चाहिए, मेरा एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं इनवाइट करता हूँ, ये मेरा व्हाइट पेपर है, मैं इसको रिलीज करता हूँ, प्रोस्पेक्टस को व्हाइट पेपर कहते हैं। ये मेरा व्हाइट पेपर है, ये आप चीजें देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप इतना, ये मेरा टोकन है बेसिकली। तो अपने टोटल फंडिंग को एलोकेट कर देता है, डिवाइड कर देता है टोकन्स में, उन टोकन्स को वो एलोकेट कर देता है कुछ टीम के लिए, कुछ एडवाइजर के लिए, कुछ मार्केटिंग के लिए और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स उन टोकन्स को बाय करते हैं इस उम्मीद में कि ये कंपनी का जो फाउंडर है अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले गया तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि मेरे टोकन का प्राइस एक्सचेंज पे जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये बेसिकली सिक्योरिटीज के अंदर आ जाता है। तो काफी सारे दुनिया के अंदर यही डिबेट चल रही है इस वक्त कि जो आईसीयूज है और जनरली उनको एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज जो इक्विटी मार्केट के अंदर जैसे शेयर्स इशू होते हैं उसी तरीके से ये आईसीयूज भी। तो इसलिए आपको, क्योंकि आईसीयूज अनरेगुलेटेड है पूरी दुनिया में, आपको पहली बात आईसीयूज के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, फ्रेश आईसीयूज के अंदर, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। क्योंकि आप बेसिकली अगर किसी अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को वो कंपनी भाग गई तो कोई रिकोर्स नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आप एक फाइनेंशियल ट्रबल में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका अगर वो एंटिटी किसी बाहर देश में रजिस्टर्ड है और आप इंडिया में हो या कहीं और, आप अगर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये करना ही नहीं चाहिए ऑन फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है कि जो आईसीयूज इसलिए भी रिस्की होते हैं क्योंकि इनके पीछे एक सेंट्रल एक एंटिटी होती है। कई बार ही देखा है कि उन फाउंडर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, कई बार फाउंडर्स कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो जहां पे भी ये सेंट्रल एंटिटीज होती हैं, एक दो फाउंडर्स होते हैं, तो आपको जब तक उनका बैकग्राउंड ही नहीं पता, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके सोल्यूशन को समझने की, तो क्योंकि काफी सारे सोल्यूशन बी टू बी होते हैं, कुछ बी टू सी होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि प्रोडक्ट सॉल्व क्या करता है। कोई भी ऐसी चीज जहां आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि क्या आप करता है, कि इसके पीछे टीम कौन है, आपकी रिसर्च कमजोर है, आप फोमो में आके, जनरली लोग फोमो करते हैं कि यार पैसा डाल देते हैं यार। आईसीयूज में जनरली होता क्या है, एक्सचेंज पे जैसे ही वो टोकन आते हैं वो 2x 3x हो जाते हैं। तो ये पास्ट में देखा गया है मैक्सिमम। तो लोगों को फोमो ये होता है कि यार आज डाल दो कल 2x हो जाएगा। अब वो जमाना गया, 2017 था आईसीयूज का जमाना। अब तो आईसीयूज आते भी नहीं है, और जो आते भी हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके लिए स्ट्रेटेजी यही है कि आप इन्वेस्टर हैं, अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको जो मार्केट कैप के अंदर, आप कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको के अंदर जो टॉप 2-3 है कॉइन्स, उनके अंदर आप देखिए कि मेरे को एक एसआईपी के तौर पे और उतना ही पैसा जितना आप खो सकते हैं।
उसको एसआईपी के फॉर्म में आप करें तो आई थिंक ये एक सबसे राइट स्ट्रेटजी होती है। इससे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। थैंक्स काशिफ फॉर योर इनपुट्स। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेकर भी कई क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं काफी दिन से कि जैसे ईडी ने इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे एक्शन लिया है, तो क्या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जा सकता है? एंड आई वुड से कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में इस क्वेश्चन को एड्रेस किया, इन डिटेल कवर किया है। इनफैक्ट वज़िरिक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से जो इंटरेक्शन मैंने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें इसका डिटेल्ड आंसर आपको मिलेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।